नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग क्षेत्र मिति के अंतर्गत मुख्य रूप से ठोस आकृतियों की चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग द्विविमीय जो भी आकृति है, जिसमें भी कुछ न कुछ क्षेत्र होता था, बहुत प्रकार के बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के भी अनेक प्रकार, और सबके बारे में हमने उसका घेरा ज्ञात करना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके अंगों को पहचानना, कहाँ भुजा है, कहाँ कोण है, ये सारी बातें जाने हैं। अब हम लोग ठोस आकृति पर चलते हैं। पूर्व की कक्षा में आप ठोस आकृतियों को भी द्विविमीय रूप में कैसे दिखा सकते हैं, ये आपने देखा है। ठोस आकृति का मतलब वैसी आकृतियाँ जो जगह घेर रही हैं, ऑक्युपाई कर रही हैं, वैसी आकृतियों के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ, ऐसे बहुत सारे वस्तु हम अपने आसपास में देखते हैं जो जगह घेरती हैं, और ऐसी जितनी भी ये वस्तुएं हैं, वो वस्तुओं को हम आप जानते हैं त्रिविमीय कहते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो आइए हम ऐसे ही कुछ वस्तुओं की चर्चा करते हैं। आप अपने आसपास में त्रिविमीय आकृतियाँ ज़रा नज़र घुमाइए और देखिए कहाँ कहाँ हैं। जो भी वस्तु आपको नज़र आ रही है, आपका कॉपी है, किताब है, कलम है, डस्टर है जिसका उपयोग कर रहे हैं आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई कार्टून है, डब्बा है, कलम है, पेंसिल है, ये सब वस्तुएं हैं और ये कहीं ना कहीं जगह घेरती हैं। तो आज मुख्य रूप से हम ऐसे ही कुछ वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। इसमें से कुछ का नाम, पहचान, आकृति बनाना आप पूर्व में सीख चुके हैं। जैसे आपने घन या घनाभ का नाम सुना है, बेलन से भी परिचित हैं आप, शंकु के आकार से परिचित हैं। ज़रा बताइए, घन या घनाभ का जो आकार है, वो उस आकार का आपके आसपास की कौन सी वस्तुएं हैं? कुछ उदाहरण अपने अगल बगल से दीजिए। कुछ वस्तु का जो आकार है उसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, या उनको आप पहचान रहे हैं या नहीं, इसके लिए आइए हम स्क्रीन पर कुछ आकृतियों का चित्र देखते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आपको कुछ आकृतियाँ दिख रही हैं। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि इन आकृतियों का क्या नाम है? आपकी सुविधा के लिए आकृतियों के नीचे नाम भी दिए गए हैं। जैसे आप देखें, सबसे पहले है घनाभ। अब बताइए, ऐसा आकार का वस्तु, घनाभ के आकार का वस्तु आप अपने आसपास में कहाँ देखें? ढूंढिए ज़रा, और ऐसे ऐसे 8-10 वस्तुओं का नाम आप अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर लिखें। ये आपके लिए वर्क है, आप लिखेंगे ज़रूर इस कक्षा के बाद। चलिए हम कुछ हिंट दे देते हैं आपको। ऐसे घनाभ के आकार की वस्तु आप देखेंगे। माचिस की डिब्बी आपने देखा है? क्या आपने बगल से ईंट देखा है? आपके यहाँ जो डस्टर का उपयोग हो रहा है बोर्ड मिटाने के लिए, उसे आपने देखा है? ऐसे ऐसे बहुत सारे वस्तुओं आपके आसपास में हैं जो घनाभ के आकार का है। तो ऐसी वस्तुओं का नाम आप अपने नोटबुक पर, अपने अगल बगल की वस्तुओं का नाम लिखेंगे। बच्चों, घनाभ का यहाँ जो चित्र बनाया गया है, इसमें देखिए लिखा गया है कि शीर्ष कौन है, फलक कौन है और किनारा कौन है। आशा है आप समझ पा रहे होंगे कि किनारा किसे कह रहे हैं, फलक जिसे सतह या पृष्ठ भी कहा जाता है, और शीर्ष किसे कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार की बगल में आकृति है जिसका नाम दिया गया है बेलन। अब बेलन के आकार की वस्तु आपके आसपास में कौन कौन सी है, ज़रा ढूंढिए खुद से, और ढूंढ करके उसे अपनी नोटबुक पर ऐसी 8-10 वस्तुओं का नाम लिखें जो बेलन के आकार का है और जो आपके आसपास में है, जिसका आप प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। आपके हाथ में ही कलम होगा, देख लीजिए उसका आकार किस प्रकार का है, क्या मिलता जुलता है।
साथ ही साथ पाइप देखा है आपने जिससे पानी वगैरह जाता है। ऐसे ऐसे हम कुछ हिंट दे रहे हैं, आप खुद से ढूंढ के लिखिए। उसके बगल में एक और आकृति बना हुआ है, ठोस आकृति। क्या नाम है उसका बच्चों? शंकु नाम लिखा गया है नीचे। अब शंकु के आकार का कौन कौन सी वस्तु आपके आसपास में है, जरा ढूंढिए। उसी प्रकार के घन का आकार की कौन सी वस्तु आपके इर्द गिर्द में है। पिरामिड का आकार कहाँ बन रहा है। ऐसे आकार वाली वस्तुएं, जगह, स्थान या ऐसा कोई निर्माण कार्य है आपके आसपास में, ऐसा कोई भवन है, कोई जगह आप देखे हैं, तो उसकी चर्चा भी आप अपने नोटबुक पर करें, अपने साथियों से करें, मित्रों से करें। बच्चों, हमने अभी शीर्ष, फलक, किनारा ये सब लिखा हुआ देखा था। आइए अब हम एक घनाभ की आकृति आपके सामने रखते हैं। एक वस्तु है हमारे पास, एक कार्टून है, छोटा सा डब्बा है। अगर आप इसका आकार देखेंगे तो ये घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइड है। ऐसा कोई भी वस्तु आप अपने आसपास से ले सकते हैं। आप अपने यहाँ का डस्टर ले सकते हैं, हमारे पास डस्टर है, या आप अपनी पुस्तक ले लीजिए, किताब ले लीजिए, माचिस की डिबिया लें, या फिर बगल से ईंट ले लें। इन सब का आकार घनाभ के आकार का है। ध्यान दीजिए बच्चों, इस घनाभ के आकार में ये जो आपका स्पष्ट दिख रहा होगा, ये जो बन रहा है आपका लाइन, ये देखिए, ये आपका किनारा कहलाता है, जो वहाँ चित्र में दिखाया गया था। किनारा कौन सा है, क्या आप पहचान पा रहे हैं? ये देखिए, ये किनारा है। साथ ही साथ ये देखिए साइड का, ये किनारा है। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी किनारा है और ये बगल से भी किनारा है। यदि हम इसे प्रयास करें थोड़ा मार्क करने का, ये देखिए हमने किनारों को हल्का रंग से रंगा है ताकि आपको स्पष्ट दिख सके कि एक तरफ में कुल 4 किनारे आपको नज़र आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे ही प्रत्येक जगह फलक में आप देखेंगे तो आपको किनारे नज़र आएंगे। तो ऐसी कोई भी वस्तु लीजिए और उनके किनारों को ज़रा कलर कीजिए, रंगिए। ऐसे ऐसे किनारे आपको प्रत्येक फलक में दिख जाएंगे। अब ये जो किनारे हैं, इन किनारों की संख्या को आप गिने, काउंट करें। जब किनारा आप पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं किनारा, तो ऐसे ऐसे कुल कितने किनारे होंगे ये आपको खुद से ढूंढना है, पहचानना है। जैसे इधर आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 किनारे हो गए। फिर इधर के फलक में यदि हम देखेंगे तो ये तो गिनती हो गई हमारी 5, 6, 7। फिर आगे आप चलेंगे तो उसी प्रकार से किनारों को गिनेंगे और सब को गिनते चलें और रंगते चलें। फाइनली आपको कुल कितने किनारे आए ये आप अपने नोटबुक पर नोट करेंगे कि घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। पूर्व की कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ा है। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कोना बन रहा है, ये ठीक नीचे भी, इधर भी, यहाँ भी हमारा हो रहा है। ये जो कॉर्नर बन रहा है, इसे हम लोग शीर्ष का नाम देते हैं, वर्टेक्स का नाम देते हैं। तो यदि ऐसे ऐसे शीर्ष की बात करें तो 1, 2, 3, 4, फिर उसी प्रकार से 5, 6, 7 और 8, कुल 8 शीर्ष। आप खुद से भी इसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, ये जो आपको समतल दिख रहा है आयताकार, इस समतल को हम लोग पृष्ठ कहते हैं। कहीं कहीं इसे सतह कहा गया है, एक ही बात है, पृष्ठ या सतह। कहीं कहीं इसे फलक नाम दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं या ये जो आप देख रहे हैं जिस पर हम हाथ चला रहे हैं, ये पूरा एक सतह है, एक फलक है या एक पृष्ठ है। और ये किस आकार का है? घनाभ में आप देख पा रहे हैं कि यह आयत के आकार का होता है। तो ऐसे ऐसे यदि हम बात करें कि कुल कितने पृष्ठ हैं, तो बहुत आसान है। आप क्या करें, अपना पेन लें, ऐसी कोई वस्तु लें और इसके पृष्ठों पर उसकी पृष्ठ संख्या अंकित कर लें। मान के चलिए ये हमारा पहला है तो हम लिख देते हैं इस पर 1,
ऐसा ही पृष्ठ और कोई ढूंढते हैं। चलिए, और कोई पृष्ठ यदि मिल गया है उस पर भी एक संख्या अंकित कर दीजिए। चलिए, हमने कर दिया 2। ठीक इसी प्रकार से यदि करते चले हम, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4। क्या और भी कहीं पृष्ठ हैं? बिल्कुल ऊपर में है। तो आइए इस पर भी हम एक संख्या अंकित कर देते हैं, 5। और है कहीं बच्चों? देख लीजिए, कोई जगह खाली रह गया है तो उस पर भी कर लें। उसके बाद ढूंढें क्या और कोई पृष्ठ बच गया। आप देखेंगे सारे पृष्ठों पर हमने नंबरिंग कर ली है और सबसे अधिक बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा मिला है हमें? 6 मिला है। अर्थात घनाभ की आकृति में पृष्ठों की कुल संख्या या फलकों की कुल संख्या या सतहों की कुल संख्या 6 होती है। तो हमने जाना कि घनाभ में 6 सतह होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और किनारे तो आप गिनेंगे, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं किनारों की संख्या, आप खुद से गिनकर लिखेंगे। कोई डब्बा बॉक्स कुछ भी नहीं है यदि आपके पास, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं बच्चों, ये भी तो एक घनाभ का ही आकार का होगा। आप अपना कमरा ही देख लीजिए कि उसमें कुल मिलाकर कितने कोने हैं, कितने सतह हैं। सतह का मतलब क्या हुआ? यदि हम कमरे की बात करें तो चारों ओर तो दीवार है, 4 दीवार, और एक ऊपर छत है और एक नीचे है फ्लोर। तो 4, 5 और 6 सब मिलाकर सतहों की संख्या आप देखेंगे 6 होती है। अब जैसा घनाभ का आकार है, ठीक यही आकार घन का भी होता है। अंतर क्या होता है बच्चों? जो घनाभ आपको आयत से बन रहा है, आयताकार सतह जहाँ इसमें है, उसके सभी सतह वर्गाकार होते हैं। अर्थात जो उसकी भुजाएं होती है वह न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब बराबर बराबर होता है। बस इतनी ही बात है घन और घनाभ में। तो जितने सतह या फलक घनाभ में होंगे, जितने शीर्ष घनाभ में होंगे, जितने किनारे घनाभ में होंगे, ठीक वही संख्या आपके घन में भी होगा। तो यदि पूछा जाए कि घन में कुल सतहों की संख्या या कुल फलकों की संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या क्या है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6। जैसे घनाभ में वैसे ही घन में। कुल शीर्षों की संख्या 8, कुल किनारों की संख्या क्या आपने ढूंढा है? 12 होती है। आप खुद से भी ढूंढेंगे। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे घन या घनाभ की। ऐसे ही आप बहुत सारी आकृतियाँ बेलन के भी आकार का देखेंगे। जैसे ये हम एक आकृति लेते हैं बेलन के आकार का, यदि देखा जाए इसमें भी आप देखेंगे कि सतह है। कहाँ कहाँ सतह है? क्या दिख रहा है आपको? ये चारों ओर का जो है पार्श्व सतह, मतलब चारों ओर का जो है यही तो सतह है आपका। ये सीधा नहीं है, प्लेन नहीं है, समतल नहीं है, थोड़ा वक्र है। तो ये वक्र सतह हो गया या वक्र फलक हो गया। क्या इसमें कहीं प्लेन सतह भी है? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। यदि आप देखेंगे तो इधर वृत्ताकार जो हिस्सा है, ये सतह आपका, ये फलक आपका समतल है। बस उसकी आकृति आयत या वर्ग की ना होकर वृत्त की है। तो आप ऐसे बेलनाकार आकृति लें, उनमें भी सतहों की पहचान करें। बच्चों, यदि हम बात कर रहे हैं आयत की, इसके फलक को आपने पहचानना सीखा है, तो देखिए इसके कितने फलक हैं जो एकदम एक जैसे हैं, हूबहू हैं, सर्वांगसम हैं या समरूप हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही माप के हैं। तो आप ज़रा पहचान बनाइए कि इसमें कितने सर्वांगसम फलक हैं, कितने आमने सामने के समानांतर फलक हैं। ऐसे फलकों को आप लिखें, पहचानें। आपके स्क्रीन पर एक घनाभ की आकृति को दिखाया गया है, जिसके 6 फलक को हमने अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ आप देखें, जितने भी 6 फलक हैं या सतह हैं या पृष्ठ हैं, ये सब के सब आयताकार हैं। किसके लिए? घनाभ का आकार लिए हैं, इसीलिए। यदि घन का आकार लेते तो इसके फलक आयताकार न होकर किस आकार में होते?
बिल्कुल ठीक, वर्ग के आकार में होते। अब इसके जो सम्मुख फलक हैं, सम्मुख फलक का मतलब आमने सामने का फलक, अगल बगल का नहीं। जो अगल बगल का फलक होगा उसे हम लोग कहेंगे संलग्न फलक, मतलब एक दूसरे से सटा हुआ फलक। हम बात कर रहे हैं आमने सामने के सम्मुख फलकों की। जरा आप ध्यान देखेंगे तो सम्मुख फलक जो हैं वो सर्वांग सम हैं, अर्थात सभी अंग से बराबर हैं। यदि एक दूसरे पर रखेंगे पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेगा। और ऐसे ऐसे कुल कितने युग्म बनेंगे सर्वांग सम फलकों के, जरा बताइए। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे जो सम्मुख फलक हैं ये आपस में सर्वांग सम होंगे। तो ऐसे ऐसे कुल 3 जोड़े बनेंगे, 3 युग्म बनेंगे। अब जैसा घनाभ में बन रहा है ऐसा ही घन में बनेगा। अब आपको ढूंढना है कि जब बेलन की आकृति होगी तो बेलन की आकृति में कितने फलक सर्वांग सम होंगे। पहले सम्मुख फलक किधर किधर है और उसके सम्मुख फलक सर्वांग सम होंगे भी या नहीं होंगे, इसकी जांच आपको बेलन की आकृति देखकर करनी है। बेलन की जब हम बात कर रहे हैं तो आइए एक चित्र आपको हम बेलन का भी दिखाते हैं। बेलन तो आपने आसपास में देखा ही है, अभी आपके स्क्रीन पर बेलन की भी आकृति है। ज़रा अच्छे से इसे आप समझ लें। इसमें एक आकृति जो एकदम सीधी आपको दिख रही है, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप। ऐसे आसपास की वस्तु भी आप ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ऊपर और नीचे वृत्ताकार फलक हैं, सम्मुख फलक हैं, आमने सामने के फलक हैं, वृत्त के आकार का है और ये दोनों आपस में सर्वांग सम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ कम होगा त्रिज्या का वृत्त और एक तरफ ज़्यादा त्रिज्या का वृत्त, एकदम बराबर होगा। और इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि बेलन में एक युग्म जो होता है, एक जोड़ा जो सम्मुख फलक है वो सर्वांग सम होता है और बाकी जो फलक है वो तो वक्र सतह है, समतल है ही नहीं। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें बच्चों आप, यदि इन वृत्तों के केंद्रों को मिलाया जाए तो केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वह इस सतह पर लंबवत होती है। लंबवत का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, समकोण का निर्माण करती है। यह जो बेलन आप देख रहे हैं सीधा वाला बेलन, इसके अगर दोनों सम्मुख सतहों के जो कि वृत्ताकार है केंद्रों को मिलाया जाए तो मिलाने वाली सरल रेखा इस समतल पर, इस सतह पर लंब का निर्माण करती है। इसीलिए इस बेलन का नाम हम लोग देते हैं लंब वृत्तीय बेलन। एक बार फिर से सुन लीजिए, आप देख पा रहे हैं एक आकृति में कि एकदम सीधी जो आकृति है बेलन की उसमें केंद्रों को मिलाया गया है और ये मिलाने वाली जो रेखा है वो नीचे के सतह के साथ ऊपर के सतह के साथ समकोण का निर्माण करती है, लंब है। अतः इसका नाम क्या दिया है हमने, लंब वृत्तीय बेलन। बेलन के और भी प्रकार हैं लेकिन हम लोग मुख्य रूप से लंब वृत्तीय बेलन को ही पढ़ेंगे। आपके आसपास में ऐसी आकृति के बहुत सारे आकार मिलेंगे लेकिन हो सकता है कि वो लंब वृत्तीय बेलन नहीं है। बच्चों इसी चित्र में एक और बेलन आपको बना हुआ है, वो आप देख रहे हैं हल्का सा तिरछा या टेढ़ा है बना हुआ और इनके केंद्रों को जब मिलाएं हैं हम, आप देख पा रहे हैं कि वहाँ समकोण का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इस बेलन को हम लोग लंब वृत्तीय बेलन नहीं कहेंगे, स्पष्ट हो लीजिए एकदम। बेलन में भी सभी प्रकार के बेलनों का अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अध्ययन करेंगे इस अध्याय में लंब वृत्तीय बेलन का। लंब वृत्तीय बेलन कौन है, ये पहचान करने का आसान तरीका ये है कि सम्मुख सतहों के जो वृत्तीय सतह हैं उनके केंद्रों को मिलाया जाए और इस प्रकार मिलाने वाली रेखा यदि समतल सतह वृत्त पर लंब हो तो उसे हम लोग लंब वृत्तीय बेलन कहेंगे। इसी में दूसरी तरफ जो चित्र है यह लंब वृत्तीय बेलन नहीं है और इसका अध्ययन हम लोग अभी इस वर्ग में नहीं करने वाले हैं।
तो घन घनाभ में कितने सतह जो हैं, कितने सतहों का युग्म जो है वो सर्वांग-सम है। ठीक इसी प्रकार से बेलन में कितने सतह के युग्म सर्वांग-सम हैं। एवं अन्य ठोस आकृतियों में भी आप पहचान करें कि कौन कौन सतह या फलक सर्वांग-सम होते हैं या हैं। बच्चों, इस अध्याय में हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं ठोस आकृतियों का अध्ययन करने वाले हैं। मुख्य रूप से आपका लंबवृत्तीय बेलन, घन और घनाभ की चर्चा हम लोग विशेष तौर पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके पृष्ठ या फलक या सतहों के क्षेत्रफल के बारे में। इसके लिए देखिए, जैसे घनाभ की आकृति तो आपने देखा ही है, आपके आसपास में भी बहुत सारी आकृतियां हैं। इनके जो पृष्ठ हैं, सतह हैं, ये कितने सतह हुए थे? 6 सतह हुए हैं। तो हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल की बात करने के लिए आपको पता है कि ये आयत के आकार का है, और आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है ये हम लोगों ने जाना है या बहुत सारा ज्ञात किया है। और ऐसे ऐसे आयताकार सतह की कुल संख्या इसमें है 6। तो यदि हमें कहा जाए कि इसके सतहों का क्षेत्रफल निकालें तो बहुत आसान है। चूँकि हम आयत का क्षेत्रफल जानते हैं तो अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना होगा, 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्योंकि 6 सतह हैं, इसीलिए एक आयत से काम नहीं चलेगा। 6 आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा और उनको आपस में जोड़ देना होगा, और इस प्रकार जोड़ देने से सतहों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर पाएंगे। अब इसी सतह में ध्यान दीजिए, ये चारों ओर का जो सतह है, ये चारों ओर का सतह, इसे हम लोग पार्श्व सतह कहते हैं। ऊपर और नीचे को छोड़ करके, जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो कमरे के जो दीवार हैं चारों ओर के, इसे हम लोग पार्श्व सतह के नाम से जानते हैं। और नीचे और ऊपर 2 अलग सम्मुख सतह हैं। या आपने बेलन की आकृति देखी, तो ये जो बेलन है आपका, इसके चारों ओर का जो सतह है, ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है, साथ में कुछ वाइट भी है, ये जिस पर हम अंगुलियां फेर रहे हैं, ये जो वक्र सतह है चारों ओर का, इसे हम लोग पार्श्व सतह कहते हैं। और ये समतल सतह है दोनों ओर। आशा है आप पार्श्व सतह को समझ रहे होंगे। तो यदि हम इसमें पार्श्व सतह की बात करें तो कुल कितने सतह होंगे? चारों ओर की जब बात कर रहे हैं तो 1, 2, 3 और एक हमारे तरफ 4, कुल 4 सतह होते हैं पार्श्व सतह, और कुल सतहों की संख्या होती है 6। ठीक इसी प्रकार से जैसे घनाभ में हो रहा बच्चों, ठीक इसी प्रकार से घन में भी होगा। घन में पार्श्व सतहों की संख्या भी 4 होगी, और इसके अलावे 2 और सतह होंगे ऊपर और नीचे के। तो आपको क्या सिर्फ पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालना है या सभी सतहों का क्षेत्रफल निकालना है? क्यों निकालना है? क्या काम है आपको? ये सब बातों पर निर्भर करेगा। जैसे हम यदि कह दें कि हमें इसके सभी सतहों को रंगना है, इसको सबको कलर करना है, तो फिर कितने सतह का क्षेत्रफल निकलेगा? सभी का निकलेगा, मतलब 6 सतह का निकलेगा। लेकिन हम यदि कह दें ऊपर और नीचे छोड़ करके ये चारों तरफ को सिर्फ कलर करना है, तो फिर 4 सतह का निकालेंगे। जब जैसे जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी सतहों का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग मुख्य रूप से सतह के क्षेत्रफल पर ही बात कर रहे हैं, और सतह को आप देख पा रहे हैं कि यह कैसा है, आयताकार है। यदि हम ये जो एक डब्बा लिए हैं, इसको समझिए, यदि इसे हम लोग ऊंचाई कहें, जो ये खड़ा है यही ना ऊंचा है, इसे यदि ऊंचाई कहें तो नीचे जहाँ पर ये है इसमें से एक तरफ लंबा होगा और एक तरफ चौड़ा होगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये जो है इसकी ऊंचाई है। आप स्केल की सहायता से इसे नाप सकते हैं, और नापने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद, मापने के बाद इसका क्षेत्रफल अंकित कर सकते हैं। और सभी पृष्ठों की लंबाई चौड़ाई को माप करके आप क्षेत्रफल ज्ञात करके सबको जोड़ देंगे
तो आप घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे। ऐसा यदि कोई घनाभ है तो आप इसे खोल कर भी देख सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। यदि हम इसे खोलने की बात करें प्यारे बच्चों, हमारे पास जो घनाभाकार डब्बा था उसे हमने इस प्रकार से खोल दिया है। अब आप इसके सतहों को बिल्कुल आयत के रूप में देख पा रहे हैं। सतहों की संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 थी, 6 सतह आपके सामने। आपके पास भी कोई पुराना अनयूज्ड यदि कोई बॉक्स है घनाभ के आकार का, उसे आप खोलकर इस प्रकार देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो भी बन रहे हैं सतह, ये सब आयत के आकार के हैं और एक पृष्ठ पर आप इसे रख सकते हैं। अब इसमें कौन लंबाई था, कौन चौड़ाई था, या आपने इसे किस प्रकार मापा है, स्केल की सहायता से माप लें और सबका क्षेत्रफल अंकित करें। हमें पता है आप कर सकते हैं। क्षेत्रफल अंकित करने के बाद सबको पुनः जोड़ दें। आप एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। इसका गणितीय निरूपण हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कि घनाभ का जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या घन का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब उसका कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। हम आपके लिए होमवर्क दिए जा रहे हैं। 2 प्रकार का काम हो गया आपके लिए। एक तो ये कि अपने आसपास में जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, ठोस वस्तुएं, उन्हें आप वर्गीकृत करें कि कौन घन के आकार का है, कौन घनाभ के आकार का है, कौन बेलन के आकार का है, कौन शंकु के आकार का है। इसके अलावे दूसरा ये काम दिया हमने कि ऐसा कोई घनाभ के आकार की एक वस्तु लें, इसके पृष्ठों को खोलें या नहीं भी खोलें तो वैसे ही रहने दें। स्केल की सहायता से आप इसकी विमाओं को मापें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करें और प्रत्येक सतह का अलग अलग क्षेत्रफल निकालें। क्यों? क्योंकि आप आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हैं और इसका सतह आयताकार है, तो आप प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। 6 आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसे सबको जोड़ दें। इतना कार्य करके आएँ तो अगली कक्षा में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के गणितीय रूप को देखेंगे, साथ ही साथ पार्श्व क्षेत्रफल के भी गणितीय रूप को देखेंगे एवं आयतन को भी समझेंगे। तो बच्चों, आज जितनी हुई है बातचीत, इस पर आधारित जितने अभ्यास के प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, आप उसे बना जाएं। हम लोग नई कक्षा में मिलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के गणितीय रूप को लेकर। तब तक आप अभ्यास करते रहें। आपको जो होमवर्क मिला है वो आप करें। खुश रहें। मिलते हैं हम लोग नई कक्षा में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।